जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम जो हैं बातें करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कड़ी में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वह है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। क्या कुछ मोहम्मद गौरी के बारे में बातें कही गई है और मोहम्मद गौरी के बाद भारत में जो एक सुदृढ़ स्थापित राज्य जो स्थापित होती है उसमें समझ लीजिए कि मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही अहम रोल है। तो आइए ज़रा देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि एक गौर प्रदेश है। वह गौर प्रदेश कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, ये गजनवी यानी मोहम्मद गजनी जो जिस समय थे, वो जिस समय गजनी एम्पायर का इस्टेब्लिश किए थे, यानी गजनी साम्राज्य और एक सल्जुक साम्राज्य है। तो गजनी साम्राज्य और सल्जुक साम्राज्य के बीच में अवस्थित एक छोटा सा प्रांत यानी क्षेत्र कहिए या फिर राज्य कहिए आता है गौर। वह गौर है जिसके निवासी महायानी बौद्ध थे। जैसा कि आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म आगे चल कर के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के काल के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। एक भाग होते हैं महायान और एक भाग होते हैं हीनयान। तो यहाँ जो गौर के जितने भी निवासी थे वह सभी महायानी बौद्ध थे। क्या किया गया कि जिस समय महमूद गजनवी थे उस समय इसी गजनी एम्पायर के तहत ही एक गौर प्रदेश भी आता था। तो जिस समय महमूद गजनवी थे उस समय पूरे गौर प्रदेश का इस्लामीकरण किया गया। यानी जितने भी हिंदू थे उन सभी को इस्लामीकरण कर दिया गया, यानी मुस्लिम धर्म में तब्दील कर दिया गया था। अब दोस्तों, होता यह है कि आगे चल कर के गजनियर के बाद आगे चल कर के क्या होता है कि ये जो गौर प्रदेश है, इस गौर प्रदेश पर जो है शासन आ जाता है किसका? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह का। और अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है इसके द्वारा गजनी पर अधिकार कर लिया जाता है। और दोस्तों, जैसे ही अधिकार किया जाता है, पुनः आगे क्या होता है कि 1163 ईस्वी में जो होता है वो गयासुद्दीन मोहम्मद को गौर की गद्दी मिल गई। 1163 में जो गयासुद्दीन मोहम्मद को इस गौर प्रदेश का जो गद्दी मिल गया, तो उसने क्या किया कि तुर्क जनजातीय परंपरा शासन पद्धति के अनुसार उसका नियमों का पालन करते हुए क्या किया, अपने छोटे भाई को गद्दी सौंप दिया उस गौर प्रदेश का। और उसका छोटा भाई कौन था? तो उसका छोटा भाई था मुइजुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों, यही मुइजुद्दीन मोहम्मद जो है आगे चल कर के मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद है अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को उस गौर गजनी को पहले गद्दी देता है। 1163 में जाकर के गद्दी मिलता है। और इसको गौर प्रदेश का गद्दी कब मिलता है? तो गौर प्रदेश का गद्दी इसे मिलता है 1173 ईस्वी में। इस प्रकार से हम मोहम्मद गौरी के बारे में अब आगे चल कर के पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी का जो भारत पर आक्रमण होता है उसमें भारत के आक्रमण में हम लोग वैसे तो तीन प्रमुख आक्रमण उसका यानी तीन प्रमुख लड़ाई समझते हैं। एक पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और एक चंदावर को जिसे आप चंदावर का युद्ध कहते हैं। देखिए, तो ये जो होता है भारत पर जो आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का, वो पहला आक्रमण यानी भारत पर मोहम्मद गौरी द्वारा पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में। और दोस्तों, 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है वह मुल्तान के विरुद्ध होता है। और दोस्तों, यह मुल्तान आपको अफगानिस्तान में, ये मुल्तान आपको अफगानिस्तान में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो मुल्तान के विरुद्ध होता है इसके बाद क्या होता है आगे चल करके 1178-79 में दोस्तों गुजरात में होता है मोहम्मद गौरी का। और गुजरात में जो होता है, गुजरात के पाटन के तहत एक क्षेत्र आता है नेहरवाला,
वहाँ आक्रमण होता है। और वहाँ आक्रमण जैसे ही होता है तो पता चलता है कि एक चालुक्य वंश के शासक होते हैं भीम द्वितीय। दोस्तों भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पटखनी दे दिया, यानी बुरी तरह उसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। और इसमें आगे क्या होता है कि चौहान, ये चालुक्य वंश जो होते हैं शासक, वे चौहान से मदद मांगते हैं और उन्हें मदद नहीं मिलती है, फिर भी बहुत बुरी तरह हराते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है भारत के गुजरात क्षेत्र होकर के प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से उसको बार बार हार मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह पुनः फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, दूसरे रास्ते से पुनः जाते हैं। अब देखिए आगे आक्रमण होता है 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का, वो सियालकोट पर आक्रमण होता है। और दोस्तों 1186 में लाहौर के एक मलिक खुसरो हैं, उसको हरा करके पंजाब पर मोहम्मद गौरी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। अब देखते हैं ये तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों यह तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहेंगे, उसके बीच होता है। यहाँ क्या होता है कि पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान जो है मतलब विजयी होते हैं, और दूसरी बात क्या होते हैं कि पराजित हो जाते हैं। जरा देखते हैं उनके बारे में। तो क्या होता है, जैसे ही आप थोड़ी देर अभी पहले पढ़े हैं कि गुजरात में ये चालुक्य वंश के जो शासक थे, मूल राज्य के भाई भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय ने जैसे इसको हराया और वहाँ से परास्त होने के बाद यह क्या करता है मोहम्मद गौरी कि पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश करने का इन्होंने मतलब निश्चय किया, फैसला किया कि अब उस रास्ते से भारत में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब के रास्ते से प्रवेश करते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पंजाब के रास्ते से भी जाने पर क्या होता है कि अजमेर के चौहान शासक, वही पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी आप करते हैं, उनसे मुकाबला होता है। उसी पंजाब के भटिंडा के निकट एक मैदान है, उस मैदान का नाम है तराइन का मैदान। वहाँ आमना सामना होता है पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का। होता यह है कि मोहम्मद गौरी यहाँ भी हार जाता है। अब दोस्तों हारने के बाद उसके सिर पर पूरे घूम रहा था कि इतनी बड़ी हमें हार मिल रही है, हार पे हार मिल रही है। मतलब पहले तो गुजरात में हार मिल गया उस रास्ते से प्रवेश करने पर, अब पुनः पंजाब रास्ते से प्रवेश कर रहा है, यहाँ भी उसको हार मिल रहा है। तो उसके दिमाग में कुछ घूमा। तो 1 साल तक उन्होंने बहुत एकदम खूंखार शेर की तरह, जैसे नहीं कहते हैं कि भूखा शेर बहुत अति मतलब खूंखार होता है, इस तरह से वो बहुत तैयारी के साथ, पूर्ण रूपेण तैयारी के साथ अगली बार जो पुनः आक्रमण होता है 1192 में, उसी मतलब तराइन के मैदान में होता लड़ाई। और वही शासक है पृथ्वीराज चौहान और वही मोहम्मद गौरी है, सब चीज़ वही है। और इसमें होता यह है कि यह तो अपना पूरे तैयारी के साथ आता है, और पृथ्वीराज चौहान तो मदमस्त था कि पिछली बार तो हम मोहम्मद गौरी को हरा ही दिए थे, इस बार भी उसे पराजित होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को हार मिलती है और मोहम्मद गौरी को जीत मिलती है। यहाँ के बाद से तुर्क सत्ता का स्थापित भारत में होना प्रारंभ हो जाता है, उत्तर भारत में। अब देखिए यहाँ यह जब होता है तो पूर्ण रूप से पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। और संभवतः होता यह है कि वो भाग निकलते हैं और सरस्वती जो सिरसा के पास है वहाँ पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो अधीनस्थ हैं गोविंद राय, वो समझिए कि तोमर, उसका नाम है गोविंद राय तोमर, वो युद्ध में ही मारा जाता है। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के विषय में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं और कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं। तो यहाँ यदि देखेंगे तो एक इतिहासकार हसम निजामी है। दोस्तों ये हसम निजामी जो कहते हैं वह इस प्रकार से कहते हैं, अपने शब्दों में बयां किए हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो है
अधीनस्थ शासक के रूप में, मतलब अधीनस्थ शासक, किसके अधीनस्थ? तो मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ, यानी अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन करने दिया गया। लेकिन वहीं यदि बात करेंगे कि इतिहासकार है जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज, तो मिनहाज उस सिराज क्या कहते हैं? मिनहाज उस सिराज अपने शब्दों में इस प्रकार बयां करते हैं कि वे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को उसी मैदान में हत्या कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर जो है मोहम्मद शाम लिखा हुआ मिला है, और वही मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देखेंगे तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदा हुआ मिला है, तो उसके सिक्कों के दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति खुदा हुआ मिला है। अब दोस्तों इतना मतलब ये तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध तो हो गया, एक 1191 में हुआ और 1192 में हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि अन्य शासकों से भी संघर्ष होता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 1194 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे चंदावर का युद्ध कहेंगे। दोस्तों 1194 में पुनः मोहम्मद गोरी क्या करता है? आक्रमण करता है, और आक्रमण जो यह करता है तो समझिए कि उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली जो साम्राज्य है कन्नौज के गहरवाल वंश के शासक होते हैं कौन? राजा जयचंद। उसके साथ होता है, कहाँ होता है? तो आपको इटावा मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इटावा के निकट चंदावर में युद्ध होता है, उसमें होता यह है कि राजा जयचंद पराजित हो जाते हैं। दोस्तों यह वही राजा जयचंद है जो अपनी बेटी का स्वयंवर रखे थे अपने राजमहल में, और उसी स्वयंवर से कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी सलोगीता के साथ भाग निकली थी। एक प्रेम प्रसंग है उनके बीच, ये वही राजा जयचंद है। अब दोस्तों पुनः 1198 में क्या होता है? ये 1194 में तो आक्रमण कर लिया जाता है, और 1198 में जो होता है कन्नौज पूर्ण रूप से तुर्क के कंट्रोल में आ जाता है, तुर्क के नियंत्रण में आ जाता है पूरा कन्नौज प्रदेश। इसके बाद आगे चल करके बहुत जल्दी ही संपूर्ण उत्तर भारत में यह तुर्क सत्ता प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से ये तुर्क साम्राज्य का फैलाव विस्तृत व फिर जहाँ जहाँ स्थापित किया जाता है वो इस प्रकार से है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? मोहम्मद गोरी तो प्रदेश जीतते गया, लेकिन दोस्तों जीतने के बाद कहा जाता है, ऐसा हम लोग मतलब आंकड़ा अनुमान लगाते हैं कि वह जीते हुए प्रदेश का शायद सुख भोग नहीं कर पाता है। दोस्तों होता ये है कि ये जितना भी भारत के प्रदेश या फिर जो अन्य प्रदेश जो जीतते हैं, वह अपने जो भी गुलाम या फिर दास कहिए, अपने दास को सौंपते हुए पुनः वह गजनी वापस लौट जाता है, और जब दोबारा आता है तो यहाँ पर भारत के कुछ जनजातियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो देखिए मोहम्मद गोरी भारत के जितना भी विजित प्रदेश था उस पर जो है शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए वापस कहाँ चला गया? गजनी वापस चला गया। और भारत में यदि बात करेंगे तो भारत में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त कर दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों यह वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आगे चल करके गुलाम वंश की नींव डालता है। यहाँ से मतलब दिल्ली सल्तनत का काल शुरू होगा, और यह गुलाम वंश, जिसको आप गुलाम वंश कह लीजिए या ममलूक वंश भी उसे कहेंगे, उसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद गोरी का हत्या जो है 1206 ईस्वी में एक खोखर नाम का जनजाति होता है, तो 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति द्वारा मोहम्मद गोरी का हत्या कर दिया जाता है। अब दोस्तों भारत में ये जो आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गोरी द्वारा, इस आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता? तो यदि आप आंकड़ा करेंगे पिछले जो शासक थे, मतलब जैसे महमूद गजनी थे, मोहम्मद बिन कासिम भी आक्रमण किए थे। दोस्तों यह महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम से यदि आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिएगा, तो पता चलेगा कि वो लोग तो भारत से तो धन दौलत लूटते गए, लेकिन यह जो है मोहम्मद गोरी अपना जो है सत्ता स्थापित करने में बहुत ही सफल सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अस्थायी साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है। मोहम्मद गोरी ने
भारत में नए राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी नया राज्य भी स्थापित करता है। और देखेंगे तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ही आगे चल करके गुलाम वंश की नींव ढलती है, यानी गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। और गौरी के जो आक्रमण जो है उससे क्या होता है, गौरी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक प्रभाव भी व्यापक रूप से यहाँ सामने उभर के आता है। और होता ये है कि भारत में जो कला संस्कृति का विकास होता है वो पूर्ण रूप से क्या इंडो इस्लामिक कह सकते हैं, इस्लामिक यानी इंडो इस्लामिक कला व संस्कृति का विकास भारत में होने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद और आशा करते हैं यही कि आप लोग को यह बातें समझ में आसानी पूर्वक आ गई होगी। अब आगे की कड़ी में दोस्तों देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो चलता है उसमें गुलाम वंश की जो नींव डाली जाती है, इसी मोहम्मद गौरी के जो गुलाम है एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा डाली जाती है। तो आगे हम लोग आगे की कड़ी में दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पर जो वंश जो राज किए, मुख्य रूप से शायद 5 वंश राज किए, वो हैं कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोदी वंश। जो इस प्रकार से जो शासन करते हैं क्रमवार, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और हम इसी तरह और आगे वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।